तो कैसे हैं सब। ब्लैक बियर्ड जिसने करंट के टाइम में तबाही मचा के रखी हुई है, जिसने गार्ब जैसे करेक्टर को अपना कैदी बना लिया है, जो लो जैसे करेक्टर की बैंड बजा चुका है, अब फाइनली वो अपने 3 ऐसे मूव्स खेलने जा रहा है जिससे पूरे वन पीस वर्ल्ड का नक्शा ही बदल जाएगा। और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ब्लैक बियर्ड के ये 3 जीनियस मूव क्या होने वाले हैं। वेल, जिसको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस जीनियस मूव की जो ब्लैक बियर्ड को सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि अनप्रिडिक्टेबल इन्फ्लुएंस देगा। ब्लैक बियर्ड का प्लान है वर्ल्ड गवर्नमेंट से ऑफिशियल तौर पर हाचिनिजू को एक किंगडम बनाना और खुद राजा बनना। अब आप कहोगे ये कैसे मुमकिन है? ब्लैक बियर्ड ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को धोखा दिया है, मरीन फोर्ड में तबाही मचाई है, वो एक योंको है, भले सेलेस्टियल ड्रैगन उसे राजा क्यों बनाएंगे? दोस्तों, यही तो ब्लैक बियर्ड की खासियत है। वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहां उसके दुश्मन के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। और अब किस्मत ने सारे रास्ते उसके फेवर में अलाइन कर दिए हैं। ब्लैक बियर्ड का हमेशा से मानना था कि अगर उसके पास एक मजबूत बार्गेनिंग चिप हो तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को घुटनों पर ला सकता है। शुरुआत में उसने कैप्टन कोबी को कैप्चर किया। उसे लगा कि एक फेमस मरीन कैप्टन के बदले वो हाचिनिजू को एक ऑफिशियल किंगडम का दर्जा दिलवा देगा, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट ने कोबी के लिए नेगोशिएशन करने से मना कर दिया क्योंकि कोबी सोर्ड का मेंबर है, एक ऐसा सीक्रेट यूनिट जो टेक्निकली मरीन कमांड से बाहर है। लेकिन ब्लैक बियर्ड हार मानने वालों में से नहीं है। उसने कोबी के बदले एक ऐसा पत्ता हाथ में ले लिया जिसका कोई तोड़ नहीं। उसने ट्रेड अप किया है। हाचिनिजू पर हुए हमले के दौरान उसने पकड़ लिया मंकी डी गार्ब को। सोचे जरा इसकी वैल्यू। गार्ब कोई आम वाइस एडमिरल नहीं है, वो हीरो ऑफ द मरीन्स है। दुनिया भर में उसकी इज्जत है। वो आम नागरिकों के लिए इंसाफ का प्रतीक है। गोल्डी रोजर को टक्कर देने वाला जिंदा लेजेंड। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट की मिलिट्री का ये क्राउन ज्वेल, उनके सबसे बड़ा हीरो एक पायरेट की कैद में है। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट की इमेज पर एक इतना बड़ा धक्का है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। इस वक्त फ्लीट एडमिरल अकाइनो के अलावा गार्ब से बड़ा बार्गेन चिप पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। वर्ल्ड गवर्नमेंट अपनी इज्जत बचाने के लिए गार्ब को वापस पाने के लिए डेस्परेट होगी। लेकिन क्या गार्ब को वापस करना इतना काफी है कि वो एक योंको को राजा बना दे? शायद नहीं। और यहीं पर ओडा सेंसे का जीनियस राइटिंग सिस्टम सामने आता है। उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की है जहां सेलेस्टियल ड्रैगन को ब्लैक बियर्ड की जरूरत पड़ेगी। हम सब जानते हैं कि इस वक्त रेवोल्यूशनरी आर्मी ने होली लैंड मैरिजगॉ की घेराबंदी करके रखी है। वो उनकी सप्लाई लाइंस काट रहे हैं, सेलेस्टियल ड्रैगन को भूखा मार रहे हैं और इस सिचुएशन का कोई आसान समाधान नहीं है। पूरी दुनिया में क्रॉस गिल्ड के बाउंटीज की वजह से छुपते डोल रहे हैं। उनके पास मैरी गॉस को बचाने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेस नहीं है। गॉड नाइट्स फाइनल वॉर के लिए नई सेना भर्ती करने गए हुए हैं। मतलब सेलेस्टियल ड्रैगन्स फंस चुके हैं। और इसका फायदा कौन उठाएगा? ऑफ कोर्स ब्लैक बियर्ड। हमने हाल में लाफ्टिया और कैटरीना डिवॉन को आपस में बात करते सुना है। वो इस साइगे की सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और साफ कहते हैं कि अब उनके मूव करने का टाइम आ गया है। अब पूरी पिक्चर को जोड़िए। एक तरफ सेलेस्टियल ड्रैगन भूख से मर रहे हैं और उन्हें एक सेवियर की जरूरत है। दूसरी तरफ ब्लैक बियर्ड के पास उनका सबसे बड़ा हीरो गार्ब कैद में है। ब्लैक बियर्ड उनके सामने एक ऑफर रखेगा जो वो मना नहीं कर पाएंगे। मैं रेजनरी आर्मी की घेराबंदी को तोड़ूंगा, तुम लोगों को बचाऊंगा और तुम्हारा हीरो गार्ब भी तुम्हें वापस दूंगा। बदले में मुझे बस एक चीज चाहिए, मुझे पायरेट आइलैंड हाचिनिजू का ऑफिशियल राजा बना दो। सेलेस्टियल ड्रैगन्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा एंड ये होना तय है। ओडा ने इतना लंबा सेटअप, पहले कोबी का कैप्चर, फिर गार्ब का हाचिनिजू रेड और अब रेवोल्यूशनरी आर्मी का मैरिजगॉ पे हमला, सिर्फ इसलिए नहीं लिखा है कि ये कहानी भी चल जाएगी। इसका पे ऑफ हमारा ब्लैक बियर्ड करेगा। लेकिन राजा बनने से ब्लैक बियर्ड को क्या मिलेगा? पहले इन्फ्लुएंस। याद कीजिए डोफ्लेमिंगो को, वो भी एक पायरेट था जो शिकुनिची सिस्टम के जरिए ड्रेसरोसा का राजा बना। उसे स्टेटस ने उसे कितनी पावर दी थी? वो जरूरत पड़ने पर मरीन से भी मदद मांग सकता है। ब्लैक बियर्ड को भी वैसा ही, बल्कि उससे भी ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगी। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होगा। राजा बनने का मतलब है कि ब्लैक बियर्ड को दूसरे राजाओं
की तरह मैरिजगो में आने जाने का अधिकार मिल जाएगा और यहीं पर चीजें बिल्कुल क्रेजी हो जाती हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट ये नहीं जानती कि ब्लैकबीड पायरेट के पास गोरोसस में ट्रांसफर होने की ताकत आ चुकी है। कैटरीना डिवोन ने ग्रेसियो सटन की शक्ल ले ली थी एगहेड आर्क में, तो सोचिए ब्लैकबीड को मैरी गोजर का एक्सेस मिलता है। वो कैटरीना डिवोन को सटन बनाकर वहाँ पर भेजते हैं और वो वहाँ जाकर पैसिफिस्टर्स और यहाँ तक कि सेरिफम जो दुनिया के सबसे पावरफुल सोल्जर्स हैं उनकी कमांड अथॉरिटी चुरा लेता है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स अनजाने में ब्लैकबीड को अपने सबसे बड़े हथियारों की चाबी दे देंगे। एंड आप लोग कहोगे कि यार सैटर्न तो मर चुका है। वेल ये चीज अभी तक इमू और 5 वेल्डर्स को ही पता है। क्या ये न्यूज बाकी सेलेस्टियल ड्रैगन्स को पता है? याद रखिए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। वेल अगर टाइम वाली थ्योरी एल्बाफ की सच है तो समय हो चुका है एंड क्या पता अब तक हमारा ब्लैकबीड राजा भी बन गया हो। वेल अब यहाँ पर आता है इसका जीनियस मूव नंबर 2, द शिप ऑफ डिस्ट्रक्शन। ब्लैकबीड की प्लानिंग का एक पैटर्न है, वो हमेशा एक ही समय पर अलग अलग मोनार्क पर जंग छेड़ देता है। जब वानो चल रहा था तब उसकी एक टीम बोआ हैंकॉक के पीछे गई और दूसरी ने वोल्गेक आइलैंड पर रेड करके पुडिंग को पकड़ा। जब एगहेड चल रहा था तो एक हिस्सा लो से भिड़ा, दूसरा वेगापंक के लैब में घुसा और तीसरा हाचमिसु को गार्ड कर रहा था। तो जब एल ऑफ आर्क शुरू होगा तो लेफेटी रेवोल्यूशनरी सैगी में इंटरफेयर कर रहा होगा, तब ब्लैकबीड खुद कहाँ होगा? वो एक ऐसे मिशन पर होगा जो इतना जरूरी है कि वो उसे किसी और को सौंप नहीं सकता। वो जाएगा हासिल करने द एशियंट वेपन प्लूटोन। दोस्तों ओडा की कहानी में कुछ भी बेवजह नहीं होता। याद कीजिए कायब्रू को, वो स्माइली अनोइंग कैरेक्टर पोस्ट टाइम स्किप के शुरुआत से ही एक मिशन पर था। उसने पहले फिशमैन आइलैंड पर पोसाइडन के बारे में जाना, फिर वो किस्मत से पकड़ा गया और वानो पहुंच गया ताकि वो प्लूटोन के बारे में जान सके, और आखिर में वो पकड़ा गया और सीधे ब्लैकबीड पायरेट के पैरों में लाकर पटक दिया गया ताकि वो दोनों एंशिएंट वेपन्स की इंफॉर्मेशन ब्लैकबीड को दे सके। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि ब्लैकबीड उसकी बात सुनने के लिए राजी हो गया है। ये पूरी 500+ चैप्टर की लंबी कायब्रू की कहानी का एक मकसद था, शुरू से आखिर तक। इसका मतलब यही था कि ब्लैकबीड को एंशिएंट वेपन की लोकेशन पता चले। क्योंकि ब्लैकबीड को कम से कम एक एंशिएंट वेपन मिलना तय है। हो सकता है वो 2 हासिल कर ले, पोसाइडन और प्लूटोन, लेकिन कम से कम एक प्लूटोन तो उसके हाथ लगना गारंटेड लग रहा है। और इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन भी है। पहले थीम के नजरिए से और प्रैक्टिकल जरूरत, ब्लैकबीड एक योंको है, अभी भी लकड़ी के एक ब्रेकर राफ्ट्स पर घूमता है। उसके फ्लीट को एक आलीशान खतरनाक फ्लैगशिप की जरूरत है और मुझे लगता है ओडा ने उसे अब तक एक प्रॉपर शिप इसलिए नहीं दिया क्योंकि ब्लैकबीड की किस्मत में हमेशा से प्लूटोन लिखा था। हर पायरेट शिप अपने कैप्टन को सिम्बलाइज करती है, क्वीन मामा, कांटर, मोबी डिक, 1000 सनी और प्लूटोन, जो कि हर चीज को नष्ट कर देने वाला अल्टीमेट बैटलशिप है। वो ब्लैकबीड को पूरी तरह से सिम्बलाइज करता है। ब्लैकबीड की डेविल फ्रूट्स का काम ही है विनाश, हर चीज को नथिंगनेस में बदल देना। तो जाहिर है उसकी सिग्नेचर शिप भी डिस्ट्रक्शन का प्रतीक प्लूटोन ही होगी। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ अदर कैंडिडेट। प्लूटोन को और कौन हासिल कर सकता है? वर्ल्ड गवर्नमेंट या स्ट्रो हेड्स? वर्ल्ड गवर्नमेंट के केस में प्लूटोन रेविडेंटेड है। ओडा ने उन्हें पहले ही इमूसामा का हथियार शायद यूरेनस दे दिया है। प्लूटोन की तरह ही आइलैंड डिस्ट्रॉयर करता है, बल्कि शायद बेहतर तरीके से। और जहां तक स्ट्रो हेड्स की बात है, उन्हें साफ कर दिया है कि उन्हें वानों में मौजूद प्लूटोन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर उन्हें कभी जरूरत पड़ी भी तो उनके शिपराइट फ्रैंकी खुद प्लूटोन बना सकता है। वाटर 7 और एनिस लॉबीज में उसकी पूरी स्टोरी लाइन का पॉइंट ही यही था कि उसके पास ब्लूप्रिंट्स हैं प्लूटोन के, और अब वो एल्बाफ एडम ट्री के पास भी है, जिससे वो सनी को अपग्रेड करके प्लूटोन बना सकता है। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओडा का जीनियस सेटअप। ओडा ने प्लूटोन को वानो में एक ऐसी जगह रखा है कि उसे सिर्फ ब्लैकबीड ही निकाल सकता है। यहाँ उनकी स्टोरी लाइन का एक बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। वानो का स्ट्रक्चर देखिए, ये एक एलिवेटेड वेल जैसा दिखता है जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं और प्लूटोन इस कुएं के नीचे कहीं दफन है। ये साफ साफ बताया गया है कि एंशिएंट वेपन को दुनिया में वापस लाने का एक ही तरीका है, इन दीवारों को तोड़ना, ओपनिंग दी बॉर्डर ऑफ वानोस। ये सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? कौन सा अकेला ऐसा शक्ति है जो पूरे वानो की दीवारों को तोड़ सकती है? द गोरू गोरू नोमी व्हाइटबीड के अर्थक्वेक फ्रूट। और अब ये फ्रूट किसके पास है? ब्लैकबीड के पास। ऐसा लगता है जैसे ओडा ने वानो का पूरा ज्योग्राफी ही इसलिए डिजाइन किया था ताकि सिर्फ गोरू गोरू नोमी का यूजर ही प्लूटोन को आजाद कर सके। ब्लैकबीड अब कैब्रूस से प्लूटोन की लोकेशन सुनने वाला है और जैसे ही उसे पता चलेगा वो वहाँ के लिए जरूर निकलेगा। सोचो अगर ब्लैकबीड बोहैंकॉक की एक डेविल फ्रूट के लिए अमेज़न लिली तक जा सकता है तो एक लेजेंडरी एंशिएंट वेपन के लिए वो वानो क्या पाताल लोक तक
तक भी चला जाएगा। तो एल्बर आर्क के दौरान जब हम स्ट्रॉ हैट की कहानी देख रहे होंगे, पर्दे के पीछे ब्लैकबीट 2 बड़े मूव्स कर रहा होगा। उसके क्रू मैरिसगो में लेवरेज हासिल कर रहे होंगे और वो खुद वानुजा का प्लूटोन को हासिल कर रहा होगा। एंड इसी के साथ अब ब्लैकबीट के जीनियस मूव नंबर 3 पर चलते हैं, द गॉड ऑफ डार्कनेस। ब्लैकबीट के पास ऑफिशियल किंगशिप होगी, उसके पास आधुनिक युग का सबसे बड़ा हथियार प्लूटोन होगा, लेकिन फाइनल वॉर से पहले उसे एक और चीज अपग्रेड करनी होगी, जो है खुद को। हम सब जानते हैं कि ब्लैकबीट को एक तीसरा डेविल रूट चाहिए। अभी वो इतना मजबूत नहीं है कि वो एक ट्रू एंड गेम थ्रेट बन सके। उसने ट्रैफलगर लोग के खिलाफ स्ट्रगल किया है, वो अभी भी काइडो या सैंक्स जैसा योंको के लेवल पर शायद नहीं है। अगर ब्लैकबीट को लूफी का आखिरी या सेकंड लास्ट विलन बनना है तो उसे पायरेट किंग के लायक एक दुश्मन बनना होगा, एक ऐसा खतरा जो लूफी के लिए कम से कम उतना बड़ा हो जितना रोक डिजरबैक गोल्डी रोजर के लिए था। और ब्लैकबीट ने अब तक अपनी ताकत डेविल फ्रूट इकट्ठा करके ही बढ़ाई है। उसका झंडे पर भी 3 खोपड़ियां हैं। ये सबसे बड़ा फोरशैडोइंग है कि उसकी जर्नी में एक तीसरा फ्रूट आना अभी बाकी है, और वो फ्रूट कौन सा होगा इसका जवाब अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। कहानी में अब एक और लेजेंडरी फ्रूट को हाइप किया जा रहा है, एक ऐसा फ्रूट जो एल्व आर्क का सेंटर पीस है, वो फ्रूट जिसे प्रिंस लोकी ने खाया है, जिसके कारण उसे लगता है कि वो असली सन गॉड है। दोस्तों, ये फ्रूट आखिर में ब्लैकबीट के ही फ्रूट बनेगा, ऐसा मुझको लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। और अगर उसको ये वाला डेविल फ्रूट मिल जाता है देन वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने लायक बन जाएगा, क्योंकि लोकी का जो डेविल फ्रूट है वो उसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस करा जा रहा है कि वो एल्वाफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड ब्लैकबीट के पास तीनों फ्रूट हो जाएंगे जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं, एंड तीनों ही अवेकन हो गए, तो फिर कहना ही क्या। पहले आप लोगों को क्या लगता है इन 3 मूव्स के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, जिसको पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।